बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानिही व यफ़क़हू क़ौली। कल हमने इंट्रोडक्शन के बाद और इन्वायरमेंट को एक्सप्लेन करने के बाद वाइट की जो इन्वेंशन है, वाइट की कंट्रीब्यूशन से पहले की पोइट्री और पहले के पोइट्स के बारे में बात की कि उस टाइम पे पोइट्री कैसी हुआ करती थी, पोइट कैसे हुआ करते थे और पोइट्री के अंदर लैंग्वेज किस तरह की यूज़ की जाती थी। ठीक है, उसके बाद हमने पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप नंबर 1 और 2 से स्टार्ट किया कि पोइट्री के अंदर सर थॉमस वाइट का क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, जिसके अंदर हमने 2 मेजर पॉइंट्स पढ़े। तो जो दूसरे नंबर पे हमारा पॉइंट था उसके आगे हमने सब पॉइंट्स देखे, जिनमें से हमने 3 या 4 पॉइंट्स हमने कल देखे, आई थिंक 4 देखे, और 4 से आगे हम देखेंगे कि उसका जो स्टाइल था, लैंग्वेज थी, वो किस तरह की होती थी। जी, हिज लैंग्वेज। अब जो अभी यहाँ पे कंसेप्ट की बात नहीं हो रही, ठीक है, कंसेप्ट की नहीं, जस्ट लैंग्वेज की बात हो रही है, उसकी वर्ड सिलेक्शन की बात हो रही है, और उसने जो लिटरेरी डिवाइसेस, लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीचेस, जितनी भी लिंग्विस्टिक आइटम्स उसने यूज़ किए हैं उनकी बात होगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है फिर हम उसके इमोशंस की, उसकी फीलिंग्स की, बाकी कंसेप्चुअल बात फिर करेंगे। हिज लैंग्वेज, देखते हैं लैंग्वेज के अंदर कल हमने काफ़ी फ्लॉज पढ़े कि उसकी लैंग्वेज के अंदर वो लेक करती थी। जो एक स्टैंडर्ड और आर्टिस्टिक स्टाइल होता है टेक्निक्स के अंदर, लैंग्वेज के अंदर लिखने का, वो उसमें लेक करती थी। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कंसेप्ट जो होता था, इमोशनली वो बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट करती थी, नंबर 1 था। लेकिन फिर कौन लीव कर गया है? ओके जी, हिज लैंग्वेज, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। कल हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे सब पॉइंट्स में। आज हम पॉइंट नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट नंबर 5 है। हिज लैंग्वेज एंड साइंटिक्स आर डिफिकल्ट। जो लैंग्वेज उसने यूज़ की हुई है, वो लैंग्वेज जो है, ओवरऑल पोइम जो उसने लिखी हुई है, जितनी भी उसने लैंग्वेज किसको कहते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस, क्लॉजेस, उसके बाद लिटरेरी आइटम्स, फिगर ऑफ स्पीचेस, एवरीथिंग दैट इंक्लूड दैट कंपोज्ड दैट आर यूज्ड टू कंपोज अ पोएम इज कॉल्ड ए लैंग्वेज। ठीक है, फिर लैंग्वेज के आगे पार्ट्स हैं जिनकी वो बात करता है। ओवरऑल जो लैंग्वेज थी वो डिफिकल्ट थी। एंड साइंटिक्स कहते हैं, एक तो वर्ड होते हैं ना, वर्ड, लेकिन जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस एक सेंटेंस के अंदर, उसको बोलते हैं सेंटेंस। तो उसकी ना सिर्फ लैंग्वेज, ओवरऑल लैंग्वेज, बल्कि उसकी जो साइंटिक्स थी, यानी कि उसने जो वर्ड्स यूज़ किए हुए थे, ना सिर्फ वो वर्ड्स मुश्किल थे, डिफ़िकल्ट थे, कॉम्प्लिकेटेड थे, बल्कि जो उसने अरेंजमेंट की हुई थी उन वर्ड्स की, ठीक है, उन वर्ड्स की अरेंजमेंट थी, वो भी बहुत मुश्किल थी। अभी पोइम्स पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे कोई तो इज़ इट पॉसिबल, उसकी एक पोएम जो है ना, उसकी 3 वर्ड्स की एक लाइन है, इज़ इट पॉसिबल एंड पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इस तरह करके उसकी जो साइंटिक्स थी, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस, फ्रेजेस, क्लॉजेस बिल्कुल डिफिकल्ट थी। मेकिंग हिज सोनेट्स अ बिट टफर टू क्रैक कहते हैं किसी चीज़ को जान लेना। ठीक है, उसको क्रैक करके उसकी हड्डी पसली हर चीज़ एक करके आप उसके बारे में फुली तौर पे जान जाते हैं। तो क्या किया, जब उसका साइंटिक्स और लैंग्वेज डिफिकल्ट हुई तो उसने उसकी पोइट्री को क्या कर दिया, मेकिंग हिज सोनेट्स अ बिट टफर टू क्रैक, थोड़ा सा मुश्किल कर दिया उसको समझने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए, लैंग्वेज और साइंटिक्स ने। उसके बाद ही जनरली ट्रांसलेट्स फ्रॉम इटालियन मॉडल्स। जनरली जितने भी, मतलब उसका जो 80% काम था वो ट्रांसलेशंस बेस्ड था। ठीक है, जस्ट 20% काम, 100 में से 20% काम ही ऐसा होगा जो उसने खुद से क्रिएट किया। 80% काम जो उसका ट्रांसलेशंस थी दूसरे पोइट्स की। ये जनरली अमूमी तौर पे वो ट्रांसलेट करता था फ्रॉम इटालियन मॉडल्स को, विच मीन हिज थीम्स और इश्यूज डोंट यूजुअली ओरिजिनेट विद हिम। तो जब वो किसी दूसरे की चीज़ आप उठा के उसको कॉपी करते हैं तो आप उसको एज इट इज़ तो नहीं करते, या आप फिर उसकी तरह महारत ज़्यादा नहीं होते, आप क्राफ्ट्समैन नहीं होते,
उस चीज़ के ऊपर आपको महारत नहीं होती कि आप बिल्कुल वैसे ही करें जैसे जैसे बनाने वाले ने किया हुआ जो एक्सपर्ट था। तो इस वजह से क्या होता था, क्योंकि उसकी ट्रांसलेशंस होती थी तो उसकी जो विच मीन्स हिज थीम्स और इश्यूज डोंट यूजुअली ओरिजिनेट विद हिम। तो उसकी जो थीम्स और जो इश्यूज वो डिस्कस करता था अपनी पोइम्स के अंदर, वो ऐसे लगता था जैसे कि उसके साथ रिलेट नहीं करते, पोइट के साथ उसकी पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं करते जो जो उसने ट्रांसलेशंस की हुई थी। ही जनरली, पॉइंट नंबर 6 ये हो गया, और पॉइंट नंबर 7, ही जनरली फॉलोज द रिहाइम स्कीम ऑफ ए बी बी। अब रिहाइम स्कीम पे गौर कीजिएगा, ए बी बी ए, सी डी डी सी, ई एफ एफ ई जी जी, 14 लाइंस होगी। अच्छा, जरा मुझे कोई आप में से बता सकते हैं कि पेट्रार्क की रिहाइम स्कीम क्या होती थी? कल हमने बात की थी ना कि इसने कंसेप्ट और थीम्स वगैरह जो हैं वो फॉलो किया किसको? पेट्रार्क को। लेकिन हमने कहा था कि लैंग्वेज के, जी बोले बोले, हाँ जी आप ही बोले। पेट्रार्क की रिहाइम स्कीम है ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी, क्योंकि ऑक्टेव है ना उसका पहला ऑक्टेव 8 लाइंस का स्टांजा, तो पहली 8 लाइंस की उसकी जो थी वो थी ए बी बी ए 4 लाइंस, फिर ए बी बी ए 8 लाइन, 4 और 4 8 लाइंस हो गई, ठीक है। उसके बाद हाँ आगे वाली जो उसकी लाइंस हैं पेट्रार्क की, जिसको ये कॉपी करता है, वो उसकी आगे वाली जो लाइंस है 6, उसमें होता था सी डी ई। अगर देखा जाए तो पेट्रार्क की जो राइम स्कीम है वो इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है, इजी है समझने में। अभी जरा आप इसकी रियलाइज जरा देखते हैं हम, इसकी क्या है जी? ए बी बी ए, सी डी डी सी, ई एफ एफ ई और जी टी। पढ़ने में भी हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है ना जी? हाँ, जिस तरह के पहली प्रोनाउंस करके देखें वो हमें इजी लग रही है, ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई, राइट, जुबानी हमें हो जाती है वो। अगर सरे की उठा के देख लें, सरे की भी है ए बी, सरे की ये रिहाइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी, ठीक है, ये भी इजी है। अभी आप वाइट की देखें जरा, ए बी बी ए सी डी सी ई एफ ई जी, फिर जाके 14 लाइंस होती हैं। ये बात मैंने कल भी की थी कि जो कंसेप्ट है, कुछ चीज़ें जो इसने ट्रांसलेट तो कर लिया उनसे, लेकिन इसने क्या किया है, वो ट्रांसलेशन जो स्टाइल है, जो लैंग्वेज है, वो अपनी खुद डेवलप की है। तो जो चीज़ इसने खुद डेवलप की है ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी रियलिस्टिक नहीं है। हमने जब सरे का क्वेश्चन किया था तो हमने पढ़ा था कि सरे इज लेस एनर्जेटिक देन वाइट इन प्रेजेंटिंग इमोशंस, but he is very established and strong in presenting techniques and language rather than white, ठीक है। तो प्रेजेंट करने में इमोशंस प्रेजेंट करने में वाइट इज ऑन नंबर 1, एंड और जो स्टाइल और जो लैंग्वेज की बात आती है तो उसमें सर हेनरी हेवर्ड अर्ल ऑफ सरे इज ऑन द टॉप स्टेज, ठीक है। नंबर 8, ही ऑफन प्रेजेंट्स 2 साइड्स ऑफ लव। अच्छा, अब बात आ गई उसकी कंसेप्ट्स की कि वो किस तरह के कंसेप्ट देते हैं। ही ऑफन, वो अक्सर जो है उसकी 2 साइड्स ऑफ लव वो दिखाता है अपनी पोइम के अंदर, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लव। फिजिकल वो लव जिसके अंदर आप इंटीमेशन जो है, आपको उसकी इंटीमेशन की ज़रूरत होती है, फिजिकल लव समझती हैं आप। एंड स्पिरिचुअल वो जिसके अंदर आप बस किसी इंसान की रूह से मोहब्बत करते हैं, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सिक्विस्ट होता है। तो ये जो पॉइंट है, ये दोनों टाइप ऑफ इमोशंस और दोनों साइड्स ऑफ लव हमें दिखाएगा अपनी पोइम्स के अंदर, फिजिकल भी और स्पिरिचुअल भी, क्योंकि इसकी पोइट्री साइड लव बेस्ड है, बट नो यूनियन बिटवीन देम। इसके बावजूद कि वो फिजिकल और स्पिरिचुअल रिलेशन हमें दिखाएगा, फिर भी उसके अंदर यूनियन नहीं होगा,
उसकी जो रिलेशनशिप्स है या उसकी जो लव है, ये पोइट्री है एक, उसके अंदर यूनियन नहीं है ना। तो यहाँ पे दो टाइप्स में इसको दो टाइप्स में लिया जा सकता है यूनियन को। एक तो यूनियन जो है वो बिटवीन टू लवर्स, ठीक है, टू लवर एंड हिज बिलव्ड, उनके अंदर एक रिलेशनशिप है जिसमें वो फिजिकल लव की बात करता है, तो तब भी उनके अंदर यूनियन नहीं है, ठीक है, सलूक नहीं है, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि एन बोलीन हम जानते हैं उसकी बिलव्ड जो थी वो एन बोलीन थी। एन बोलीन वाइट वाज अ लवर ऑफ एन बोलीन एंड एन बोलीन वाज अ डिसलॉयल लेडी, ठीक है। तो इसलिए उनके दरमियान यूनियन बनता ही नहीं है। जब वो स्पिरिचुअल लव की बात करता है तो वो एक एक वन साइडेड लव वो करता रहता है, लेकिन उसको ना कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो ना ही जो आपने डन अभी जॉन डन पढ़ना है तो उसकी पोइम्स के अंदर हमें स्पिरिचुअल और फिजिकल लव की बात होगी तो एक यूनियन नजर आएगा, क्योंकि वो दोनों जो लवर्स थे वो एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल थे, राइट। वो दोनों आपस में उनकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे एन बोलीन और वाइट की बात हो रही है तो इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए इनके अंदर यूनियन नहीं बन पाता, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे दूसरे पॉइंट में अगर देखें तो हम देखते हैं कि इसकी पोइट्री के अंदर भी ना सिर्फ पढ़ने में बल्कि ना सिर्फ वाइट की लाइफ में बल्कि रीडर हम जब पढ़ रहे हैं हमें भी इसकी पोइम्स के अंदर एक यूनियन नज़र नहीं आएगा कि बात एक स्टार्ट होती है और वही बात राइटर जो है वो एक बड़े तरीके से लेके चलता है, उसके सारे जो डिफरेंट पहलूज होते हैं वो उनके बारे में बात करते हुए उसको एंड करता है। ये चीज़ हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी इसकी पोइट्री के अंदर। ओके, इससे आगे चलते हैं विच मेक्स। तो ये जो ये चीज़ें हैं जो यूनियन नहीं है इसकी पोइट्री के अंदर, तो ये क्या बनाता है, विच मेक्स हिज वर्क स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द पेट्रार्कियन मॉडल। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे अब जो है ना वो बात हो रही है कि उसने ट्रांसलेशंस तो की है, लेकिन ट्रांसलेशन के बाद खुद जो मॉडिफिकेशन की है वो क्या है। अब उसने जो मॉडिफिकेशन की है वो ये है कि विच मेक्स, जब उसने टू साइडेड लव की बात की, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल लव की, तो इसने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट कर दिया पेट्रार्कियन मॉडल से। और एक बात यहाँ पे क्लियर करती चलो, जो पेट्रार्क था वो सिर्फ स्पिरिचुअल लव की बात करता था अपनी पोइम्स के अंदर, वहाँ पे किसी भी फिजिकल लव की वो बात बिल्कुल भी नहीं करता था, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, स्पिरिचुअल लव जो था वो पेट्रार्क की पोइट्री सोनेट्स के अंदर जस्ट स्पिरिचुअल लव की बात होती थी, लेकिन वाइट ने क्या किया, मॉडिफिकेशंस करके फिजिकल लव की बात कर ली। तो इस वजह से इसकी पोइट्री जो है वो डिफरेंट हो गई, किससे, पेट्रार्क से। बाकी सब के सोए हुए हैं, थोड़ा एक्टिव रहा करें क्लास में। बर्डन जो है ये एक अमेरिकन क्रिटिक है, वो ऑब्जर्व करता है दैट वाइट्स सोनेट्स आर मोस्टली ट्रांसलेशंस, इमिटेशंस एंड अडॉप्टेशंस ऑफ पेट्रार्क एंड लेक एनी। अब देखें, अब यहाँ पे हमने बात कर ली, यहाँ तक जो है हमने बात कर ली उसके हिस्से की कि किस तरह का हिस्सा था, ठीक है। एक तो वो फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट था, नंबर 1 फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट था। नंबर 2 इसने पोइट्री के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी जो ख़त्म हो गई थी चौसर के बाद, उसने इसको एक न्यू डिज़ाइन और एक न्यू एंड फ्रेश ब्रीथ ऑफ एयर दी पोइट्री को। नंबर 3 इसने जो है ट्रांसलेशंस का जो रोल है वो जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, और इसके बाद बहुत सारे पोइट्स ने इसको फॉलो करना और दूसरे जो इटालियन और फ्रांसीसी और डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क ऑफ लिटरेचर होते थे उनको ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नंबर 3 इसका कंट्रीब्यूशन। नंबर 4 पे इसने जो ट्रांसलेशंस की हैं उनके अंदर इसने कितना उसको फॉलो किया है, क्या नाम है उसका, पेट्रार्क का। नंबर 4 पे उसकी बात करेंगे। नंबर 6 पे ये जो हमने 8 कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बताई हैं, ठीक है, ज़रा पीछे चलते हैं, ये देखें ज़रा, ये वाली इसकी जो हमने कि वो अनश्योर होता था, स्ट्रेस एक्सेंट की बात की, उसके बाद उसकी आइडिया सस्टेननेस की बात हुई, फिर उसकी नंबर 3 पे उसके स्पेलिंग और जो इनकन्सिस्टेंसी थी उसकी लाइंस के अंदर। मैंने पहले बताया कि एक लाइन बहुत बड़ी, दूसरी छोटी और तीसरी उससे भी बड़ी, इस तरह की अनकन्सिस्टेंसी जो थी स्पेलिंग्स और लाइंस के अंदर, उसने उसके आइडिया को अनक्लियर किया।
ठीक है। उसके बाद नंबर 7 पे जो है वो मोस्ट ऑफन जो है पेट्रार्क उसने इसका जो एटीट्यूड होता था एज अ लवर एक पोइम के अंदर वो डिफरेंट टाइप का होता था। कभी तो ये अल्टरनेटिव होता था, कभी फ्रीजिंग होता था और कभी बर्निंग हॉट, यानी कि वो बिल्कुल पुरजोश। ठीक है। तो ये इसकी पोइम्स के अंदर अभी हम आगे जब पढ़ते हैं ना तो देखते हैं कि किस तरह ये वाला जो पॉइंट है ना वो आपको आगे भी मजीद में एक्सप्लेन करूंगी, रिलेट करके आपको बताऊंगी, क्योंकि वो अपना एटीट्यूड जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स का एक पोइम में बदलता रहता है। ना तो वो बिल्कुल सरेंडर करता है और ना ही वो बिल्कुल अक्कड़ी दिखाता है, तो वो बीच में ही थोड़ा सा चलता रहता है। उसके बाद आप आ जाए, फिर उसके हमने लैंग्वेज और साइंटिक्स की बात की। कितने पॉइंट्स हो गए अभी जो मैं आपको बता रही थी? आई थिंक 4 पीछे वाले ऊपर नहीं नहीं 4 नहीं, ये नहीं, ये काउंट नहीं कर रही। जो मैं बोल रही थी, बोलते हुए मैंने नंबर 1 से स्टार्ट किया था ना, तो आई थिंक ये 9 पॉइंट्स हो चुके हैं जो मैं बोल चुकी हूँ। पीछे वाले 4 हो गए हैं और ये वाले डाल के भी 4 8। आप ही ये तो नहीं, मैं इसकी बात नहीं, मैं जब बोलना स्टार्ट किया था तो पहले नंबर पे मैंने बताया था फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट है। दूसरे नंबर पे उसने चौसर की फ्लेक्सिबिलिटी को रिस्टोर किया जी। हाँ, तो ये यहाँ से स्टार्ट करें ना, ये वाले पॉइंट्स भी, और बीच में ये इंक्लूड करने हैं। टोटल 4 हो गए मेरे ख्याल में, 4 5 9 हो गए, 9 लैंग्वेज डाल के 9 हो गए। फिर उसकी ट्रांसलेशन जो है इटालियन मॉडल्स, नंबर 10। फिर उसके बाद हमने की कि उसकी जो वो उसने उसकी रिहाइम स्कीम किस तरह की थी, नंबर 11। नंबर 12 पे हमने बात की फिजिकल ऑर्डर स्पिरिचुअल रिलेशनशिप की। 12 पॉइंट्स यानी कि 12 कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं हमने वाइट के डिस्कस कर लिए इंग्लिश सोनेट के अंदर एज अ सोनेटियर। इसको आप उसके फीचर्स भी कह सकते हैं सोनेट्स के, उसका डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग एटीट्यूड भी कह सकते हैं, और वाइट का कंट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं इंग्लिश हिस्ट्री के इंग्लिश लिटरेचर के अंदर या सोनेट्स के अंदर। यही चीज़ें उसकी फीचर्स ऑफ सोनेट एज अ सोनेटियर, अगर फीचर्स की बात आएगी तो फीचर्स भी यही हैं। अब हम देखते हैं कि ये इसके जो हमने 12 जो कंट्रीब्यूशन डिस्कस किए हैं इनके बारे में पोइट्स क्या कहते हैं, क्रिटिक्स क्या कहते हैं, इसको हाईलाइट कीजिएगा। ये बार्डन को, बार्डन एन अमेरिकन क्रिटिक हु ऑब्जर्व्स दैट, जो बार्डन है एक अमेरिकन क्रिटिक है, वो ऑब्जर्व करता है कि वाइट्स सोनेट्स जो हैं वो मोस्टली क्या हैं, आर मोस्टली ट्रांसलेशंस, इमिटेशंस एंड अडॉप्टेशंस। वो अडॉप्टेशंस हैं, ट्रांसलेशंस उसने उनको ट्रांसलेट किया हुआ है, इमिटेट किया हुआ है, नकल की हुई है किसी की, इमिटेट किया हुआ है। और अडॉप्टेशन कहते हैं आप किसी के काम को एज इट इज कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वाइट ने बहुत सारे सोनेट्स ऐसे हैं पेट्रार्क के जिनको इसने एज इट इज उनके सोनेट्स को देखा और बिल्कुल उसमें कोई चेंजिंग ही नहीं की, ना उसकी लैंग्वेज में ना उसकी कंसेप्ट में कुछ भी चेंजिंग नहीं की, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। वो थी अडॉप्टेशंस ऑफ पेट्रार्क एंड लेक एनी परमानेंट वैल्यू एज अ पोइम। तो जब सारा कुछ ट्रांसलेशंस और लोगों का इमिटेट किया हुआ था तो फिर उसकी पोइट्री क्या करती थी, लेक करती थी परमानेंट वैल्यू एज अ पोइम। एक परमानेंट वैल्यू होती है ना, अगर आप खुद कोई काम कर सकते हैं तो आपको पता है आप किसी भी टाइम पे वो काम कर लेंगे। अगर वो काम आपने किसी से देख के करना है तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, वो परमानेंट नहीं होगा, आप श्योर नहीं होंगे उसके बारे में। आपको पहले वेट करना होगा कि वो काम कर ले, फिर उससे देख के मैं काम करूंगा। ठीक है जी। तो ये चीज थी जो लेक करती थी उसके अंदर। ही फर्दर सेज, अब बैडन ही मजीद क्या कहता है, ही फर्दर सेज दैट सोनेट आफ्टर पेट्रार्क बिकम एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। पेट्रार्क के बाद जो है सोनेट क्या बन गया, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, यानी कि उसके अंदर इमोशंस बहुत कम होना शुरू हो गए। देखिए जब स्पिरिचुअल लव की बात आती है तो ऑब्वियसली इमोशनलिज्म की बात आती है, ठीक है। जब फिजिकल लव की बात करते हैं तो आप इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं उस टाइम पे। जब आप स्पिरिचुअल करते हैं तो इसका मतलब है आप इंटेलेक्चुअल नहीं है, आप बहुत मासूम है। जब आप फिजिकल की बात करते हैं तो आप इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, आप फिर दिमाग से सोच के करते हैं जो भी करते हैं, ऐसे नहीं करते। अ पोएट फर्स्ट सेलेक्ट्स अ मेटाफर,
अब जो पोइट होता था वो क्या करता है, पोइट एज अ इंटेलेक्चुअल, जब उसके बाद वो इंटेलेक्चुअल बन गए तो फिर उसने क्या किया कि इंटेलेक्चुअल बनने के बाद पोइट्स ने कैसे ट्रीट किया, अ पोइट फर्स्ट सिलेक्ट्स अ मेटाफर एंड देन कैरीज इट टू द लास्ट और फर्दर ट्राइज टू थिंक आउट द एनालॉजीज फॉर एम्बेलिशमेंट। मेटाफर बोलते हैं इनडायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू डिसिमिलर थिंग्स। जैसे मैं कहूँ शाहिद इज अ लायन, ठीक है, मैं बोलूंगी शाहिद इज अ लायन। अब देखिए मैंने बोला शाहिद शेर है, अब शाहिद शेर तो नहीं है, शाहिद बिल्कुल भी लेकिन शेर नहीं है। बहादुरी की वजह से हाँ, उसकी बहादुरी जो क्वालिटी है ना, उसकी कर्ज, जी उसकी वजह से मैं कहूंगी कि शायद शेर है। लेकिन अगर मैं, ये होता है आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हैं ना, जब टू डिसिमिलर थिंग का, वो हो जाता है मेटाफर, ठीक है। और सिमिली वो होती है जिसमें आप इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं टू डिसिमिलर थिंग्स का। जैसे मैं कहूँ शाहिद फाउट लाइक अ लाइन, शेर की तरह लड़ा शाहिद, तो मैंने जब लाइक या एज का इजाफा कर दिया, ठीक है, मैंने बता दिया थोड़ा सा उसको, इनडायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया, तो फिर क्या हो गया, सिमिली हो गई, ठीक है, ये सिमिली हो गई। तो पॉइंट क्या करते हैं, दो डिसिमिलर चीज को उठा के उस मेटाफर लेते, फिर उस मेटाफर को खींचते खींचते एंड तक ले जाते, बल्कि वो कोशिश करते हैं कि इसको जो है वो मेटाफर को ना, वो किसी चीज, एनालॉजीज कहते हैं, आप किसी चीज की, किसी एक चीज को दूसरे के साथ रिलेट कर देना, ठीक है। मुशाबहत जो होती है ना, उर्दू में हम बोलते हैं, ये इसका मतलब होता है इसका, वो कर दें, या और इम्बेलिश, मतलब कि मेटाफर को उठा के ना, किसी भी चीज का मेटाफर लेके, जैसे वो पोइम अब हम पढ़ेंगे हु लिस्ट हिंट, तो पोइट जो है वो अपनी बिलाव्ड को डियर बोल रहा है, हिरन, हिरन का पता है ना, डियर, तो वो उसने डियर का मेटाफर यूज किया अपनी बिलाव्ड के लिए, कि वो एज अ डियर की तरह पे, डियर की तरह है। तो इस तरह के जो है ना वो मेटाफर्स उठा के लिए किया, ब्यूटी के लिए किया, ब्यूटी के लिए भी डिफरेंट चीजें, अब जब आप पढ़ेंगे तो ब्यूटी भी आ जाती है उसमें, उसकी जो क्या ये कहते हैं, बुज़दिल है, वो भी आ जाती है, क्योंकि वो बीच में दरमियान में छोड़ के भाग गई, जबकि पोइट जो है वो उसके साथ लॉयल रहा और अब तक है, ठीक है। तो उसकी जो बुज़दिलाना हरकत है, उस कमजोर वीकनेस के तौर पे डिफरेंट तरह से हम इसको रिलेट करेंगे, सिर्फ एक चीज के लिए वो यूज नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह जब वो ये यूज करता है ना, इस तरह के वो मेटाफर्स लेते हैं, उनको खींचते खींचते एंड तक ले जाते हैं, और बल्कि कोशिश करते हैं कि इसको किसी दूसरे के साथ, किसी दूसरे वर्क के साथ, या किसी दूसरी चीज के साथ मिला के ना एम्बेलिशमेंट कर दी जाए, लोग पढ़ें तो कहें वाह भाई क्या लिखा है, कौन सी चीज को किसके साथ मिला दिया है। तो मैंने पहले भी बात की थी, ये लोग जो थे ना वो इमोशंस और काम की बात से ज्यादा ना लैंग्वेज एम्बेलिशमेंट पे बहुत ज्यादा जोर देते थे। ओके, उसके बाद है वार्टन। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, इतना यहां से लेके यहां तक, ये एक क्रिटिक का व्यू है कॉमन, ठीक है ना, उसने वाइट को उसने सपोर्ट किया है, ना ही वाइट को उसने अपोजिट किया है, ठीक है, ना ही उसने सपोर्ट किया है, ना ही क्रिटिसाइज किया है, ये एक कॉमन व्यू है, ठीक है। उसकी इंट्रोडक्शन और उसके 12 कॉन्ट्रीब्यूशनल स्टेप्स के बाद जो नंबर 3 पे आप लिखेंगे, आप बताएंगे कि नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज दैट द क्रिटिक्स, the other critics, what are the views of other critics about white, right। आप ये वाली स्टेटमेंट लिखने के बाद फिर आप कॉमन लिखेंगे कि बार्डन एंड अमेरिकन क्रिटिक ऑब्जर्व्स दैट, मार्कर के साथ दरमियान में एज अ कोटेशन इसको आप लिखेंगे, ठीक है। फिर आप कहेंगे, उसके बाद आपने बात करनी है कि अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे पोइट्स हैं, क्रिटिक्स हैं जो वाइट को सपोर्ट करते हैं। वार्टन, अब न्यू पोइट की बात हो रही है यहाँ पे, वार्टन एन 18th सेंचुरी पोइट क्रिटिक जो है वो इज आल्सो ऑफ द व्यू दैट वाइट
torture passion of love by intricate comparison and unnatural illusions and uses common and fantastic thoughts. अब जो वार्टन है, कौन आया है? रज़िया ही। जो वार्टन है, वार्टन क्या कहता है कि वार्टन जो है वो 18th सेंचुरी क्रिटिक है। वो इस बात, वो उसका ख्याल है कि वाइट जो है वो टॉर्चर करता है पैशन ऑफ लव को बाय इंट्रिकेट कंपैरिजन एंड अननेचुरल इल्यूजन्स। ठीक है, इंट्रिकेट कंपैरिजन, इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, बहुत मुश्किल और पेचीदा से वो कंपैरिजन करता है। दो बिल्कुल अनसिमिलर थिंग्स जिनको आपस में रिलेट करना मुश्किल हो, वो उन चीज़ों का कंपैरिजन करता है जो कि बड़ा अननेचुरल लगता है। उसके बाद वो अलूजन्स यूज़ करता है। अलूजन कहते हैं किसी दूसरी बुक का, किसी दूसरी चीज़ का हवाला आप अपने वर्क में, अपनी पोइम में देते हैं, तो वो अलूजन होती है। एंड यूजेस कॉमन एंड फैंटास्टिक थॉट्स। इसके बावजूद जब ये चीज़ें, जब कोई इंसान किसी एक कॉमन ट्रेंड जो चल रहा होता है उससे हट के जब कोई काम करता है, तो हम कहते हैं कि भाई ये एक यूनिक और फंटेस्टिक आइडिया। देखें, जो सब कर रहे होते हैं वो तो कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ मुनफरिद करते हैं, तो कुछ लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं कि भाई वाकई ये ज़हीन है, इसने कुछ अलग से किया इस तरह से। और कुछ आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे कि देखो इसको नहीं पता, सब ऐसे कर रहे हैं तो इसको भी ऐसे ही करना चाहिए।